नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की नेक्स्ट क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, थोड़ा सा शुरुआत का जो सेगमेंट होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में। उसके बाद से हम एक क्वेश्चन समझेंगे। वो क्वेश्चन आपको प्रेमचंद से संबंधित जो भी प्रश्न आए कि प्रेमचंद का हिंदी कहानी में क्या योगदान है, प्रेमचंद का हिंदी कहानी के विकास में क्या योगदान है, इस तरह से संबंधित जो प्रेमचंद से प्रश्न आएंगे वो सारे प्रश्न आज के इस क्लास में प्रेमचंद के बारे में पढ़ने के बाद आप उसको अटेम्प्ट करने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में, क्योंकि पिछले क्लास में हमने प्रेमचंद के बारे में कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं कि प्रेमचंद का दृष्टिकोण क्या था, प्रेमचंद किस तरह से कहानियां लिखते थे। 2 चरण में हमने बांट के देखा था कि प्रेमचंद का जो शुरुआती चरण था, जिस समय वो आदर्शवाद से संबंधित रचनाएं लिखते थे, जहां पर यथार्थवाद काफी कम था और आदर्शवाद हावी रहता था, प्रेमचंद का पहला चरण वो था जो हमने 1915 तक पढ़ा था, 1926 तक पढ़ा था। उसके बाद से प्रेमचंद में चेंज आता है और वो चेंज आता है उनके लेखन में यथार्थवाद बढ़ जाता है और फिर आगे चल के जैसे जैसे वो परिपक्व होता जाता है उनका लेखन, और अंतिम समय तक आते आते उन्होंने जो कहानियां लिखी वो आदर्शवाद से अलग हटके पूरी तरह से यथार्थवाद पर केंद्रित थी। हम बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लगभग सभी विधाएं आप कह दीजिए उनमें उन्होंने लिखा है। ये एक छायावादी कवि भी थे। छायावाद हम पढ़ेंगे जब आधुनिक काल में कविता के इतिहास पर आएंगे। कविता के इतिहास में भक्ति काल, आदिकाल और रीतिकाल हमने पढ़ा हुआ है। हमने जो नहीं पढ़ा है वो है आधुनिक काल की कविता, जिसमें छायावादी, नई कविता ये सारी चीजें आएंगी। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करें जयशंकर प्रसाद की, तो जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि थे। उसके साथ साथ इनका जो हिंदी साहित्य के गद्य में दृष्टिकोण है उसे हम कहते हैं स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण। स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण को अंग्रेजी में हम कहते हैं रोमांटिक। ये रोमांटिक प्यार मोहब्बत वाले रोमांटिक से अलग है। ये स्वच्छंदता को बढ़ावा देता है, स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण इसको कहते हैं। इसमें अगला पॉइंट है वो है राष्ट्रवाद तथा सांस्कृतिक आदर्शवाद। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में आपको आदर्शवाद जो देखने को मिलेगा उसे हम कहेंगे सांस्कृतिक आदर्शवाद, यानी कि भारत की संस्कृतियों के बारे में, भारत की संस्कृति की अच्छाई क्या है उस पर फोकस करके यदि लिखा जाए तो उसे हम कहेंगे कि उस क्षेत्र का सांस्कृतिक आदर्शवाद है। भारत में सांस्कृतिक आदर्शवाद में अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो होंगी वो त्याग करने के लिए तैयार रहें, उदारता हो, उनके अंदर भावुकता हो। तो इस तरह की चीजें भी जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में देखने को मिलती हैं। लेकिन इसके ठीक उलट जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में हमें नारी का एक दूसरा चरित्र भी देखने को मिलता है, जो अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इनकी रचनाओं में आपको राष्ट्रवाद देखने को मिलेगा। इनके नाटक आप देखिए, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ये जो भी इन्होंने नाटक लिखे हैं, उसके साथ साथ इन्होंने उपन्यास, तो इनका 3 उपन्यास माना जाता है मेन, लेकिन जो इन्होंने नाटक लिखे, स्कंदगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त हुआ, ये ध्रुव स्वामिनी हुई, ये सब कुछ कहीं ना कहीं ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक का मतलब होता है इतिहास में घटी घटनाओं को नाट्य रूपांतरण कर देना, उसको नाटक की तरह से लिखना। अब ये अलग चर्चा का विषय है कि इनके नाटकों में इतिहास कितना है, मतलब इतिहास की यथार्थता कितनी है, यथार्थ है कि नहीं है, या फिर उसमें बनावट कितना है, मिलावट कितना है, वो एक अलग बात है। तो फिलहाल हम ये देखते हैं इनकी जो प्रमुख कहानियां, यहाँ पे 69 कहानियां लिखी हुई हैं, कहीं कहीं आपको 72 कहानियां भी मिल जाएंगी। तो आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, इसके अलावा गुंडा, ये इनकी कुछ प्रमुख कहानियां हैं। इसके साथ साथ अब हम बात करें इनकी कहानियों में खास बात क्या है। इनकी कहानियों में जो सबसे खास बात है, एक तो हमने चर्चा की कि राष्ट्रवाद है और उसके साथ साथ सांस्कृतिक आदर्शवाद है। इसके अलावा इनकी कहानियों में, इनकी कहानी में भी, और उसके साथ साथ उपन्यास जब हम पढ़ेंगे या फिर जब हम नाटक की चर्चा करेंगे तो वहां अलग से चर्चा करेंगे। फिलहाल कहानियों पे केंद्रित रहते हैं। प्रभावशाली नारी चरित्र है, यानी कि इन्होंने जो कहानियां लिखी, जो रचनाएं लिखी, उपन्यास लिखा, नाटक लिखा, उनमें जो स्त्री चरित्र है, जो नारी पात्र है, उसको प्रभावशाली दिखाया गया है। यहां तक कि लीड रोल में आप कह सकते हैं, जो मेन लीड होता है वो इनको दिखाया गया है। नायिका जो इनकी है, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं की जो नायिका होगी उसके अंदर कुछ नारी सुलभ गुण होंगे। नारी सुलभ गुण क्या होते हैं?
वे गुण जो नारियों के अंदर पाए जाते हैं। तो इसमें खास बात में नारी सुलभ गुण में क्या आ जाएगा, उदारता आ जाएगा, उसके साथ साथ भावुकता आ जाएगा, प्रेम आ जाएगा, त्याग की बलिदान की भावना आ जाएगी। ठीक है, तो ये नारी सुलभ गुण है। लेकिन क्या प्रेमचंद ने सिर्फ ऐसी ही नारियों का उल्लेख किया है जिनके अंदर ये सारे गुण होंगे, नारी सुलभ गुण, यानी कि उदारता, प्रेम, त्याग की भावना, क्या सिर्फ यही है? बिल्कुल नहीं। इन्होंने एक अलग तरह के नारी चरित्र की भी चर्चा की है। इनके उपन्यासों में, नाटकों में, जब हम नाटक पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें नारी का अलग अलग चरित्र है। एक चरित्र ऐसा है जिसके अंदर नारी सुलभ गुण है, दूसरा एक और चरित्र आपको खड़ा मिलेगा उसी नारी के विपरीत में खड़ा मिलेगा, जिसके अंदर बदले की भावना है, वासना की भावना है, किसी को पाने के लिए वो किसी हद तक जाने के लिए तैयार है, ऐसी भावना है। तो ये दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में। इसके बाद हम बात करें कि इनकी शैली क्या है, तो देखिए इनकी जो शैली है, इन्होंने कई शैलियों में लिखी है। जो खास बात है वो पहली आती है वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली का मतलब है किसी भी कहानी को, कहानियां कई प्रकार की होती हैं। कुछ कहानियां होती हैं जो घटना प्रधान होती हैं, मतलब अभी अचानक से एक घटना घटी किसी कहानी में, फिर तुरंत दूसरी घटना घटी, तीसरी घटना घटी, चौथी घटना घटी, और ऐसे कई घटनाओं को एक साथ जोड़ दिया गया और वो कहानी बन गई। लेकिन कुछ कहानियां होती हैं जो वर्णनात्मक शैली में होती हैं, यानी उसमें घटनाएं अधिक नहीं हैं बल्कि वर्णन ज्यादा है। यदि एक भी घटना घटित हो रही है, उस घटना को किस प्रकार से लेखक ने, कहानीकार ने वर्णन किया है, उस घटना का, आसपास के परिवेश का वर्णन, जहां पे वो घटना घट रही है, किस तरह से वो घटना घट रही है, उसका वर्णन अगर किया जाए तो उसको कहते हैं वर्णनात्मक। जिसमें वर्णन अधिक होगी वो कहानी अच्छी मानी जाती है, और वर्णनात्मक शैली का अधिक प्रयोग किया है जयशंकर प्रसाद ने अपनी कहानियों में। इन्होंने पत्र शैली में भी कहानियां लिखी हैं और आत्मकथात्मक शैली में भी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु आता है वो आता है यथार्थवाद, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी लेक्चर पढ़े हैं सब में आपने देखा होगा आदर्शवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, बार बार ये चीजें आ रही हैं। यहां पर पूछता है प्रश्न, इस प्रकार भी पूछ सकता है, अभी तक नहीं पूछा है, पूछ सकता है कि प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के यथार्थवाद में किस प्रकार से अंतर है, इसके बारे में स्पष्ट कीजिए। तो अंतर आप समझिएगा, प्रेमचंद का जो यथार्थवाद है वो सामाजिक यथार्थवाद है, जबकि जयशंकर प्रसाद का यथार्थवाद जो है वो मानसिक यथार्थवाद है। अंतर क्या है? सामाजिक यथार्थवाद मतलब समाज में घट रही अच्छाई और बुराई दोनों को लिख देना ज्यों का त्यों, ये होता है यथार्थवाद समाज के स्तर पे। मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद या मानसिक यथार्थवाद का सीधा मतलब है किसी व्यक्ति के मन में कौन से द्वंद्व चल रहे हैं। मनुष्य अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, उसके मन में अच्छे विचार भी आएंगे, खराब विचार भी आएंगे। उन दोनों विचारों में द्वंद्व जो है, टकराहट जो है, उसको व्यक्त कर देना, मानसिक द्वंद्व को व्यक्त कर देना ही मानसिक यथार्थवाद है। और जयशंकर प्रसाद की रचनाओं में हमें मानसिक यथार्थवाद ज्यादा देखने को मिलता है। जो उनका जो हीरो होगा, उनकी कहानी का जो लीड होगा, उसके मन में ये बातें, कुछ बातें चल रही होंगी जो द्वंद्व होंगी, टकराहट। जैसे मान लो कोई राजा है तो उसके दो पुत्र हैं, उसने किसी एक पुत्र को कह दिया कि तुम्हें राजा बनना है, ठीक। तो जो पहला पुत्र को अगर उसने कह दिया राजा बनना है, तो पहले पुत्र के मन में दो तरह की भावनाएं जगनी चाहिए। एक तो ये कि राजा बनेंगे, मजा आएगा, खुश है। दूसरा उसके मन में यह आनी चाहिए कि उसका जो भाई है उसको राजा नहीं बनाया जा रहा है, तो वो राजा बने या राजा का पद छोड़ दे या अपने भाई को भी राजा बना दे, उसी राज्य का बंटवारा करके। ये सारी जो चीजें मन में चल रही हैं वो द्वंद्व है। आपके मन में भी चल रहा होगा, पढ़े कि नहीं पढ़े, वीडियो देखें कि नहीं देखें, तो ये द्वंद्व है। इस द्वंद्व को, मनुष्य के अंदर मानसिक टकराहट को, दो भावनाओं की टकराहट, दो विचारों की टकराहट जो अलग अलग होंगी, ऑब्वियसली अपोजिट होंगी, वैसी टकराहट जो होगी उसको, उस मन के द्वंद्व को व्यक्त करने का सबसे शानदार तरीके से काम किया है जयशंकर प्रसाद ने।
इनकी जो कहानियां हैं, मनोवैज्ञानिक कहानियों की परंपरा का विकास। इन्होंने मनोवैज्ञानिक कहानियों की परंपरा का विकास किया है और इसी कड़ी में आगे चल के अज्ञेय और जैनेन्द्र जैसे कथाकार देखने को मिलते हैं। और इस पर प्रश्न भी पूछ चुका है, जैनेन्द्र के ऊपर स्पेशली 2-3 बार प्रश्न पूछा है, वो हम डिस्कस करेंगे किसी दिन। हाँ, बता देते हैं 2019 में क्या प्रश्न पूछा। 2019 में प्रश्न आया था कि जयशंकर प्रसाद की कहानियां शिल्प का ताजमहल हैं। जयशंकर प्रसाद की कहानियां शिल्प का ताजमहल हैं, इस पर आपको लिखना है। तो आप कोशिश करिए, इस पर लिखने का प्रयास करिए, अपने नोट्स पढ़िए, किताबों से पढ़िए और लिखने की कोशिश करिए और देखिए कि क्या कहाँ तक आप लिख पाते हैं। हालांकि इस प्रश्न को हम डिस्कस करेंगे किसी और क्लास में, जब हम स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आज के सेगमेंट में, वो है हिंदी कहानी में प्रेमचंद का योगदान। हिंदी की कहानी में प्रेमचंद का योगदान क्या है? प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि हिंदी कहानी में प्रेमचंद के योगदान पर टिप्पणी करिए। हिंदी कहानी की दशा और दिशा को प्रेमचंद ने किस प्रकार बदला, इसके बारे में चर्चा करिए। तो इस पूरे चीज को पढ़ने के बाद आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि प्रेमचंद ने क्या परिवर्तन किए हिंदी साहित्य में, हिंदी साहित्य की कहानी विधा में प्रेमचंद ने क्या परिवर्तन किया, ये बात समझ में आएगी आपको ये वीडियो देखने के बाद। अब शुरू करते हैं प्रेमचंद का योगदान। देखिए, लगभग 20 वर्ष तक इन्होंने कहानियां लिखी। सोज़े वतन के बारे में हमने चर्चा की हुई है, पहली कहानी और सारी बातें हमने चर्चा की हैं इसके पिछले क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिए। 20 वर्ष में लगभग 300 कहानियां लिखी हैं प्रेमचंद ने, और प्रेमचंद की कहानियों को एक पंक्ति में कहा जाए तो कह सकते हैं कि आदर्शवाद से यथार्थवाद की यात्रा इन 300 कहानियों में प्रेमचंद ने की है। अब प्रेमचंद क्यों खास हो जाते हैं हिंदी साहित्य के लिए? तो अंग्रेजी में जिस यथार्थवाद को आने में 100 साल के करीब लगे, उस यथार्थवाद को हिंदी में लाने का श्रेय मात्र 20 वर्ष में प्रेमचंद ने यह काम कर दिया। जिस यथार्थवाद को पश्चिमी सभ्यता में, इंग्लिश लिटरेचर वगैरह में आने में 100 साल लगे हैं, उस यथार्थवाद को प्रेमचंद 20 वर्ष में हिंदी साहित्य में लाते हैं। ये प्रेमचंद की खासियत है और इसलिए प्रेमचंद के नाम पर हम युग देखते हैं। कहानी का युग और उपन्यास का युग इसीलिए प्रेमचंद के नाम पर है, क्योंकि उन्होंने एक शताब्दी की यात्रा को 2 दशकों की यात्रा में बदल दिया। इतना मतलब कठिन काम था ये। अब देखिए, बात करते हैं कि क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में क्या लिखते हैं कि प्रेमचंद के बारे में लिखिएगा। उसके बाद से लिखिएगा कि 20 वर्ष के समय अंतराल में लगभग 300 कहानियां लिखी। ये 300 कहानियां प्रेमचंद के आदर्शवाद से यथार्थवाद के तरफ उन्मुख होने की यात्रा है। ठीक, उसके बाद अब हम आएंगे मेन बॉडी पार्ट क्या है। तो इसमें पूछा है कि प्रेमचंद का योगदान क्या है, या प्रेमचंद ने किस तरह से हिंदी कहानी की दशा और दिशा तय की, एक तरह से परिवर्तित कर दी। तो देखिए, हम इसमें लिखेंगे कि प्रेमचंद से पहले जितनी कहानियां लिखी गई थी वो पूरी तरह से आदर्शवाद पे थी, और खास बात है कि या तो उस कहानी में उपदेश होता था, आदर्श होता था, या तो उन कहानियों में मनोरंजन होता था जो प्रेमचंद से पहले लिखी गई। जैसे आप रानी केतकी की कहानी का नाम सुना होगा। रानी केतकी की कहानी पूरी तरह से मनोरंजक कहानी है। ठीक, दूसरा उपदेशात्मक की बात करें तो एक जमींदार का दृष्टांत, ये जो कहानी है, ये कहानी भी ये उपदेशात्मक है, वो उपदेश देता है उस कहानी में। मैंने बताया है पिछले क्लास में, आप उसको देख लीजिएगा। तो उपदेशात्मक और मनोरंजक कहानियां, प्रेमचंद के आने से पहले हिंदी साहित्य की कहानियां जहां उपदेशात्मक, आदर्शवाद से भरी हुई और मनोरंजक होती थी, प्रेमचंद के आने के बाद वो कहानियां अपने विषय चेंज करती हैं और वो बदलती हैं तो जाती हैं ग्रामीण परिवेश पर, कि ग्रामीण परिवेश में किस तरह की परेशानियां हैं, कृषक के अंदर किस तरह की परेशानियां हैं, कृषक समाज में क्या परेशानियां हैं, कृषक से मजदूर बनने के लिए क्या क्या कारण जिम्मेदार हैं, कि एक कृषक अपनी जमीन पर खेती करना छोड़कर मजदूरी करना किसी और के जमीन पे चाहता है। क्यों ये परिस्थिति आई, कृषकों की जो स्थिति है वो बदहाल क्यों हुई, ये कहानी को इस विषय पर केंद्रित करने का श्रेय जाता है प्रेमचंद को। नारी के अंदर क्या चल रहा है, यथार्थवाद कहां तक है, क्या क्या है, ये सब प्रेमचंद ने बताया। दूसरी बात, प्रेमचंद की विषय विविधता। प्रेमचंद के आने से पहले मैंने बताया
कि कहानी जो थी वो मनोरंजक या उपदेशात्मक होती थी। उपदेशात्मक कहानियां मतलब उसमें उपदेश भरा है। आप पढ़िए, अंत में कहानी का एक मोरल उठाइए कि हाँ, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बला है, और बस कहानी खत्म। या फिर ऐसा हो किसी कहानी में कुछ मनोरंजन, खेल तमाशा वाली बातें हो रही हो, हास्य विनोद चल रहा हो, वही चलता था। प्रेमचंद ने विषय विविधता की, उन्होंने अलग अलग चीजों पे लिखी। जैसे उन्होंने नारी के बारे में लिखा, बड़े घर की बेटी कहानी है उनकी। बड़े घर की बेटी में उन्होंने क्या दिखाया कि नारी का आदर्शवाद दिखाया। तो ये उनकी शुरुआती रचना थी। लेकिन जैसे जैसे प्रेमचंद बड़े घर की बेटी से आगे बढ़ते हुए अलगोजा पर आते हैं, गुल्ली डंडा कहानी पर आते हैं, कफन कहानी पर आते हैं, प्रेमचंद में एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलता है। बहुत शानदार तरह से परिवर्तन देखने को मिलता है। वो परिवर्तन यह है कि प्रेमचंद की विषय विविधता है। मतलब प्रेमचंद ने कृषकों के बारे में लिखा, प्रेमचंद ने अलगोजा जो कहानी लिखी, आप ये सब उसमें आपको उदाहरण में लिखना होगा। ये जब आप लिखेंगे तो सिर्फ ये नहीं लिखेंगे कि प्रेमचंद इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनके कहानी के विषयों में विविधता है। आपको बताना पड़ेगा कि क्या विविधता है, तो आप उसमें लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे, अलगोजा कहानी लिखेंगे कि अलगोजा कहानी इसमें दिखाया है कि कैसे संयुक्त परिवार टूटते हैं, संयुक्त परिवार में टूटन कैसे हो रही है वो दिखाता है। फिर आप आएंगे तो गुल्ली डंडा जो इनकी कहानी है, गुल्ली डंडा कहानी में क्या खास बात है, इसमें दिखाया गया है कि कोई व्यक्ति अपनी सहजता कैसे उसकी छिन जा रही है। जैसे आप किसी सेलिब्रिटी को देखिए, तो किसी फिल्म स्टार को, जो भी आपका फेवरेट है, उसके बारे में सोचिए, क्या वो आपके क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जहां उसको लोग जानते हैं, वो सड़कों पर आसानी के साथ घूम सकता है? क्या वो आपकी तरह, हमारी तरह जाके किसी दुकान से, ठेले से कुछ खरीद के खा सकता है? नहीं खा सकता है। तो ये उसकी सहजता छिन गई है। उसको फेम मिला, उसको पैसा मिला, लेकिन उसकी सहजता छिन गई। वो जो करना चाह रहा है वो अब नहीं कर सकता है। उसके आगे पीछे 10-20 बाउंसर्स रहेंगे, पुलिस की प्रोटेक्शन उसको मिलेगी, तो इस तरह से वो जाएगा। तो ठीक वैसे ही गुल्ली डंडा में भी दिखाया गया है कि किसी व्यक्ति की सहजता कैसे छिन गई है जब वो बड़ा आदमी बन गया है। जिस व्यक्ति के साथ वो बचपन में खेलता था, बड़ा आदमी बनने के बाद वो व्यक्ति उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर पा रहा। दो दोस्त हैं, एक दोस्त वहीं का वहीं रह गया गांव में, एक दोस्त पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन गया। तो दोनों की स्टेटस में चेंज आया है। जो बड़ा है और जो ये है, दोनों साथ पहले खेलते थे, मगर समय के साथ साथ जैसे ही ये यहीं रह गया, वो ऊपर पहुंच गया। अब जब दोनों दोबारा मिलते हैं तो वो सहजता नहीं रह पाती, उनके रिश्ते में वो सहजता नहीं रह पाती। पहले हो सकता है गाली दे के बातें करते हो, अब क्या है, वो गाली दे के बात नहीं करेगा क्योंकि वो अफसर बन गया है, ये वहीं का वहीं है। तो ये सहजता छिन गई है। इस तरह की चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। इस तरह से इनके उपन्यासों में भी हम पढ़ेंगे तो उसमें भी चर्चा करेंगे कि क्या क्या दिक्कतें आई हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी 2-3 कहानियों का देना पड़ेगा कि किसमें कृषक समाज के बारे में बताया, किसमें उन्होंने परिवार के टूटने की बात कही है, किसमें उन्होंने बताया है कृषक का दर्द क्या है, ठीक, किसमें उन्होंने कफन में क्या बताया, गुल्ली डंडा में कैसे सहजता छिन जाने की बात बताई। तो ये आपको उसमें लिखना पड़ेगा। दूसरी बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है वो है भाषा में परिवर्तन। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की भाषा में किस प्रकार से परिवर्तन किया, अब ये समझते हैं। तो भाषा में इस तरह से परिवर्तन किया है कि प्रेमचंद से पहले 2 ट्रेंड था। पहला ट्रेंड तत्सम प्लस संस्कृत निष्ठ, मतलब तत्सम शब्दों का प्रयोग और संस्कृत निष्ठ भाषा का प्रयोग। आप पढ़ेंगे जब जयशंकर प्रसाद की कहानी, आप देखिएगा कि कितना तत्सम भाषा का प्रयोग किया है, कितने संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है जयशंकर प्रसाद ने। आप इनका उपन्यास पढ़िए जो आपके सिलेबस में स्कंदगुप्त, इतिहास की घटना है, गुप्त काल की घटना है। उस घटना में स्कंदगुप्त यूपीएससी में है, बीपीएससी में चंद्रगुप्त है। आप लोग वो किताब पढ़िए। उसमें क्या है, शुरुआत के 25-30 पेज तो इतिहास है, जिसमें इन्होंने बताया कि कौन क्या था, इतिहासकार कौन थे, क्या मतलब इतिहास की दृष्टि से पूरी चीज को भूमिका बनाई इन्होंने। उसके बाद इन्होंने जो शब्दों का प्रयोग किया है, एक से एक टफ शब्द, डिक्शनरी लेकर बैठना पड़ जाएगा। जो साधारण साइंस के जो स्टूडेंट होंगे और जिन्होंने हिंदी लिटरेचर ले लिया होगा, आप स्कंदगुप्त पढ़िए, डिक्शनरी खोजेंगे। वो भी क्या, कौन सी डिक्शनरी, अंग्रेजी से हिंदी नहीं, हिंदी से सरल हिंदी बनाने वाली डिक्शनरी। इतना तत्सम और संस्कृत शब्दों का उसमें मिश्रण है।
तो तत्सम और संस्कृत शब्द, जैसे शकुंतला नाटक का उदाहरण, आपको देखिए कुछ भी लिखना है तो आपको तर्क और तथ्य के साथ लिखना है। आपका आंसर तब पूरा नहीं होगा जब आप लिखेंगे कि प्रेमचंद ने बहुत शानदार कहानियां लिखी, आदर्शवाद से यथार्थवाद की यात्रा तय की, इनकी कहानियों में विषय की विविधता है, इनके भाषा में सहजता है, प्रवाह है। आपका नंबर नहीं मिलेगा, आपको काट दिया जाएगा नंबर, वहां बिल्कुल काट दिया जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर देके छोड़ देंगे। आप जिस पॉइंट को लिख रहे हैं उस पॉइंट के लिए आपका प्रूफ क्या है। आपने लिखा विषय विविधता, तो आप कहानी का नाम दीजिए ना कि 4 कहानियां हैं, चारों में अलग विषय है। आप लिखेंगे कि भाषा में परिवर्तन किया, तो आप बताएंगे कि प्रेमचंद से पहले तत्सम और संस्कृत निष्ठ शब्दों की जो एक परंपरा चलती थी, उसमें शकुंतला नाटक का उदाहरण लक्ष्मण सिंह के द्वारा। वैसे ही आप लिखेंगे कि फारसी मिश्रित का एक ट्रेंड था, कि फारसी भाषा को मिश्रित करके लिखते थे, जैसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, इसके बारे में चर्चा की है मैंने कि वो फारसी के विद्वान थे। प्रेमचंद जब आते हैं तो भाषा में परिवर्तन इस प्रकार से लाते हैं कि ये हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग करते हैं। तत्सम भी है इसमें, ऐसा नहीं है कि प्रेमचंद तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, जरूर किया है, फारसी शब्दों का, उर्दू का प्रयोग सब किया है, मगर इनकी जो भाषा है वो हिंदुस्तानी है। मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से संस्कृत निष्ठ डाल दिया, पूरी तरह से उर्दू डाल दिया, पूरी तरह से फारसी डाल दिया, ऐसा नहीं है। मिक्सचर टाइप का है जो साधारण व्यक्ति पढ़ सके, समझ सके, ये इनकी खास बात। दूसरा, मनोविज्ञान के प्रयोग की शुरुआत। इन्होंने भी मनोविज्ञान की प्रयोग की शुरुआत की, लेकिन जयशंकर प्रसाद के मनोविज्ञान और प्रेमचंद के मनोविज्ञान में भी अंतर है। अंतर यह है कि प्रेमचंद का जो मनोविज्ञान है वो आम आदमी के अंदर का सहज मनोविज्ञान है। एक किसान पर जब कहानी प्रेमचंद लिखते हैं तो उस किसान के मन में कैसा द्वंद्व चलेगा, ये द्वंद्व नहीं चलना चाहिए किसान के मन में कि जो सरकार है वो क्या कर रही है, जो हमारा राजा है वो क्या कर रहा है, ये द्वंद्व नहीं है। उस किसान के अंदर इस बात का द्वंद्व है कि अगर आज बीज नहीं डाला तो कल क्या होगा, अगर खेत में कोई गाय या भैंस या कोई जानवर आके खेत चर गया तो क्या होगा। तो किसान के अंदर जो द्वंद्व होगा वो अलग है, नारी के अंदर जो द्वंद्व है वो अलग है। प्रेमचंद की खासियत यही है कि ये आम आदमी के अंदर, आम आदमी के मस्तिष्क में चल रहे द्वंद्व को, सहज द्वंद्व को, जो यथार्थ आपको लगे, रियलिस्टिक लगे, उस चीज को प्रेमचंद दिखाते हैं। ठीक बात है। आदर्शवाद से यथार्थवाद मैंने बता दिया। मेन बात करें कि और क्या है, तो चरित्र योजना। प्रेमचंद ने हिंदी साहित्य में, हिंदी कहानी की चरित्र योजना में भी बदलाव किया। प्रेमचंद से पहले 2 चीजें चलती थी, या तो कोई आदमी, कहानी का पात्र बहुत शानदार उच्च विचार का है, कोई सेठ जी हैं जो दान कर रहे हैं तो वो शुरू से अंत तक दान करेंगे, और कोई ऐसा आदमी है जो गुंडा है तो वो शुरू से अंत तक सेठ जी को परेशान करेगा। ये कहानी चलती थी। प्रेमचंद ने इस ट्रेंड को तोड़ा। प्रेमचंद ने कहा कि वो सेठ जी जो दान कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस सेठ के मन में कुछ बुराई भी है। वो दान तो कर रहा है मगर वो किसी से चूस रहा है पैसा, किसी आम इंसान से वो पैसा लेकर और मंदिर में दान कर दे रहा है। और जो गुंडा है उसके अंदर भी कुछ अच्छी बात है, वो सेठ से तो ले रहा है, गुंडई से, लेकिन वो किसी अच्छे आदमी को दे भी रहा है, किसी गरीब को दे भी रहा है। तो प्रेमचंद ने यह बताया कि व्यक्ति जब अच्छा, एक व्यक्ति के अंदर जब अच्छाई और बुराई दोनों चीज है, तो फिर हम उस व्यक्ति को केवल अच्छा केवल बुरा क्यों दिखाएं, ओनली ब्लैक ओनली व्हाइट क्यों, जब सब ग्रे हैं तो ग्रे दिखाइए। आप उस सेठ के अंदर अच्छाई दिखा रहे हैं तो सेठ की बुराई भी दिखा दो, गुंडे के अंदर की बुराई दिखा रहे हैं तो गुंडे के अंदर की अच्छाई भी दिखा दो। प्रेमचंद ने चरित्र योजना पर यह बदलाव किया कि अच्छाई और बुराई दोनों ही एक व्यक्ति के अंदर है, तो उस व्यक्ति के दोनों गुण को दिखाओ, सिर्फ एक गुण को नहीं दिखाना है। भाषा के स्तर पे बता दिया मैंने, मनोविज्ञान के स्तर पर भी बता दिया। अब आखिरी के 3 मिनट में हम इसको कंक्लूड करते हैं। प्रश्न ये है कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानी में क्या परिवर्तन किए। एक क्वेश्चन ये, प्रेमचंद का हिंदी कहानी की विकास में क्या योगदान है। तीसरा, प्रेमचंद ने हिंदी कहानी की दशा और दिशा को किस प्रकार से बदल दिया। या फिर प्रेमचंद के ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक, आखिरी में प्रेमचंद के ऊपर कोई भी क्वेश्चन हो, आपको लिखना इसी में से है। अब मैं लास्ट में बस इसको कंक्लूड कर रहा हूं कि कैसे लिखना है आपको। शुरुआत से मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले
इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि सबसे पहले लिखेंगे कि प्रेमचंद ने 20 वर्ष के अंतराल में लगभग 300 कहानियां लिखी। प्रेमचंद के कहानी की यात्रा आदर्शवाद से यथार्थवाद की यात्रा है। जो काम पश्चिमी सभ्यता में या वेस्टर्न कल्चर में 100 सालों के आसपास में हुआ, वो काम हिंदी को उस आदर्शवाद के स्तर से चरम यथार्थवाद के स्तर तक ले जाने में प्रेमचंद ने मात्र 20 वर्ष का समय लिया। उसके बाद हम आएंगे कि प्रेमचंद ने किस तरह से बदलाव किया। लिखेंगे कि प्रेमचंद ने हिंदी कहानियों में निम्नलिखित बदलाव किए। फिर पॉइंट वाइज में लिखेंगे। पहले में लिखेंगे कि प्रेमचंद से पहले की कहानियां जो आदर्शवाद उपदेशों से या फिर मनोरंजक चीजों से भरी होती थीं, उस कहानी को प्रेमचंद ने यथार्थवाद के धरातल पर लेकर आए और साथ ही साथ प्रेमचंद ने अपनी कहानियों में उन लोगों को जगह दी जो उस समय तक कहानियों में ठीक से नहीं आ पाए थे, जैसे ग्रामीण, कृषक, नारी, ये सारी चीजें। इसमें आप एग्जाम्पल में रानी केतकी की कहानी लिख देंगे जो पहले वाली बात थी। उसके बाद आएंगे कि प्रेमचंद की कहानियों में विषय विविधता देखने को मिलती है जो उनसे पहले देखने को नहीं मिलती थी। विषय विविधता में आप एग्जाम्पल्स देंगे 3-4 कहानियों का। कफन का देंगे, उसमें क्या विषय है, कहाँ पे संयुक्त परिवार के टूटने की व्यथा, अलग्योझा में, गुल्ली डंडा में सहजता छिन जाने की व्यथा, इस तरह से चीजें, ईदगाह में बचपन एक तरह से छिन गया है, उस तरह की चीजें, तो ये आप दे देंगे। फिर आप लिखेंगे कि भाषा के स्तर पर प्रेमचंद ने निम्नलिखित परिवर्तन किए। प्रेमचंद के आने से पहले हिंदी कहानियों में 2 तरह की भाषा का चलन था। एक तरह की भाषा ये थी जो तत्सम और संस्कृतनिष्ठ भाषा थी, जिसमें आप एग्जाम्पल में शकुंतला जो लक्ष्मण सिंह की है वो लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे कि दूसरी जो एक शाखा थी वो थी फारसी मिश्रित, जिसमें शिव प्रसाद सितारे हिंद आते हैं। फिर लिखेंगे आप कि प्रेमचंद ने हिंदी के भाषा में हिंदुस्तानी भाषा का प्रचलन बढ़ाया, जिसमें तत्सम शब्दों के साथ साथ सहज शब्दों के साथ साथ उर्दू फारसी भी मिश्रित होती थी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लिखेंगे कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनोविज्ञान के प्रयोग की शुरुआत भी प्रेमचंद ने की, जिसमें सहज मनोविज्ञान, किसी व्यक्ति के सहज मनोविज्ञान, आम आदमी का सहज मनोविज्ञान प्रदर्शित होता है। फिर हम लिखेंगे कि प्रेमचंद ने चरित्र योजना में भी बदलाव किया। वो बदलाव इस तरह से था कि प्रेमचंद के पूर्व की कहानियों में चरित्र या तो होते थे बिल्कुल पॉजिटिव या तो बिल्कुल नेगेटिव। आप ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखिएगा, समझ में आएगा आपको। पॉजिटिव नेगेटिव लिख दोगे, ट्रेंड लिख दोगे, नंबर कट जाएगा। आपको हिंदी में लिखना है, मैं समझा रहा हूं बस। तो आप बताएंगे कि चरित्र योजना में या तो अच्छा चरित्र होता था या बुरा चरित्र होता था। प्रेमचंद ने इस प्रकार से बदला। प्रेमचंद ने सोचा कि जब व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों है, तो फिर किसी व्यक्ति को केवल अच्छा केवल बुरा क्यों दिखाना है। तो प्रेमचंद ने अच्छा और बुरा दोनों चीजें दिखाई। इस तरह से उन्होंने परिवर्तन किए। तो हमने देखा चरित्र योजना में परिवर्तन, भाषा में परिवर्तन, मनोविज्ञान में परिवर्तन, विषय में परिवर्तन और उन लोगों को कहानी में लेकर आना जो कहानी में नहीं थे। ये प्रमुख परिवर्तन थे जो प्रेमचंद ने किए। और हिंदी साहित्य में, हिंदी कहानी में प्रेमचंद का योगदान यहीं पर समाप्त होता है। अगली क्लास में हम प्रेमचंद उत्तर युग के बारे में पढ़ेंगे, मतलब प्रेमचंद पश्चात युग, और उसमें नई कहानी और तमाम सारी चीजें जो हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।